Hello and welcome. So today we will discuss about the extraction of metal from their ores. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल हैं 3 बेसिस पर बांटी गई हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। पहली इसमें पढ़ी थी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देन मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और नीचे पढ़ी थी हमने नोबल मेटल या मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो तीनों मेटल के लिए हम अलग अलग मेथड एम्प्लॉय करते हैं उनको अपनी ओर से निकालने के लिए। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने 2 टर्म सीखी थी, ओर एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्या थे? ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच अकर इन अर्थ क्रस्ट। दैट मीन्स द मेटल्स जनरली आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। एंड द नेचुरल अकरिंग फॉर्म्स जो आपके अर्थ क्रस्ट में मेटल अकर करती है उसको क्या बोल रहा था? मिनरल। और मिनरल और में डिफरेंस बताया था कि दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड, ईजिली, कन्वीनियंटली, प्रॉफिटेबली एंड चीपली अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो उस मिनरल में से मेटल को निकालना, तो वो मिनरल क्या कहलाता है? आपका ओर। हमने ये भी पढ़ा था ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ओनली दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर विच फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली। तो आज हम बात करते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर? हमने डिस्कस किया था कि ओर के साथ एक और चीज़ मिलती है। एक तो ओर होती है, जैसे हम अर्थ क्रस्ट में से माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो मुझे एक ओर मिलती है, और एक मुझे क्या मिलती है? ओर के साथ गैंग। गैंग क्या थी? अर्थी एंड सिलिसियस इम्प्योरिटी, यानी कि सैंड के पार्टिकल्स हैं या कोई और मिट्टी, धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो ओर के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस धूल को, मिट्टी को, जो अर्थी एंड सिलिसियस इम्प्योरिटी है, इसको रिमूव करना होगा ओर से, ताकि मेरी ओर बचे। ठीक है, तो ओर को गैंग से रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, और वो मेथड डिपेंड करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन की ओर होती है Fe3O4। अब ये होती है हमारी मैग्नेटिक। ठीक है, इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी कि इसके साथ जो गैंग होती है वो होती है नॉन मैग्नेटिक। तो मुझे अगर मैग्नेटिक ओर में से नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को निकालना है तो मैं यूज करूंगा मैग्नेटिक सेपरेशन। एक मैग्नेटिक बेल, आपकी बेल्ट जो है ऐसे रन कर रही होती है, तो उसको पाउडर फॉर्म में और गैंग डालता हूँ। उससे क्या होती है? मैग्नेट अपनी तरफ इसको तो अट्रैक्ट कर लेगा और इसको छोड़ देगा, तो इसके अलग अलग हिप्स बनते हैं। या इसके अलावा मेरे पास जैसे PbS है, या फिर मेरे पास क्या है HgS है, या फिर ZnS है। ये सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर हल्की होती है जबकि गैंग भारी होती है। तो इन सल्फाइड ओर को और गैंग की पाउडर फॉर्म में मैं एक ऐसे केमिकल में मिलाता हूँ जो क्या होता है? फ्रोथ फॉर्मेशन करता है, फ्रोथ, झाग बनाता है। अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोथ बनेंगी, फ्रोथ इस हल्की ओर को अपने ऊपर उठा लेगा और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाएंगी। सो डिफरेंट मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर। सो एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले हम जो मेटल हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ पड़ी हुई हैं, जैसे कॉपर, या फिर आपका जो प्लेटिनम है, या फिर आपका सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये लो रिएक्टिविटी की मेटल होती हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? या तो ये अपनी नोबल स्टेट में मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलती हैं, या फिर अपनी सल्फाइड फॉर्म में मिलती हैं। सो मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर रिड्यूस टू द मेटल बाई हीटिंग अलोन्स। तो जनरली आपकी सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं। अगर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जैसे अगर ये जैसे Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड है, या फिर मेरे पास क्या है PbS। तो पहले तो सल्फाइड को मैं कौन सी इसमें लेकर जाऊंगा? ऑक्साइड फॉर्म में। किसी भी सल्फाइड फॉर्म को ऑक्साइड फॉर्म में लेके जाना जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म का रिडक्शन ईजी होता है। अब ऑक्साइड फॉर्म में ले जाने के बाद, जैसे अगर मैं HgS को लेकर गया, HgS को मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड SO2 गैस भाग निकलेगी। तो HgO को सिंपली मैं क्या कर दूंगा? हीट कर दूंगा। इट विल डिकम्पोज इनटू Hg+O2। क्वेश्चन आता है कि ऐसी मेटल्स के ऑक्साइड को हम हीट करने से ही मेटल मिल जाती है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि इन मेटल के ऑक्साइड बहुत ही कैसे होते हैं? वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से जरा सा हीट कर दो वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें से ऑक्सीजन चली जाती है और मरकरी। दूसरी तरफ हम जैसे आगे डिस्कस करेंगे, जेडेनो है
उसको हम हीटिंग से अब मेटल में नहीं बदल सकते, उसमें हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होगी और वो उसको रिड्यूस करेगा और ऑक्सीजन को निकालने में वो हेल्प करेगा। जैसे सिनाबार, HCl इज एन ओर ऑफ मर्करी व्हेन हीटेड इन द एयर इट विल कन्वर्ट इन मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स। तो जैसे यहाँ पर शो कर रखा है HCl प्लस 3O2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इट विल चेंज इनटू HGO एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड में और SO2 गैस निकल जाएगी। तो HGO को सिंपली हीट करूंगा तो मर्क्यूरी लिक्विड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस आपकी चली जाएगी। सिमिलरली कॉपर कौन सी फॉर्म में मिलता है? कॉपर Cu2s कॉपर ग्लैंड्स में मिलता है इन द नेचर। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। सबसे पहले मैं Cu2s को हीट करता हूँ, ये चेंज हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड और SO2 गैस निकलेगी। क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मैं हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा कॉपर। तो ये हमारी मेटल मिल गई। तो हमें क्या चाहिए था? मेटल ही चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज है। अब जो मेटल मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज के बीच में है वो मेटल कैसी होती है? आपकी मॉडरेट रिएक्टिव होती है, वो ना नीदर टू रिएक्टिव नोर लेस रिएक्टिव। सो मेटल लाइंग इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड फोम। अब दो फॉर्म में मिलती हैं, एक तो सल्फाइड की फॉर्म में और एक कार्बोनेट की फॉर्म में, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, या फिर जिंक कार्बोनेट। तो मेरा सबसे पहले मेन मोटिव क्या होगा? मेरा मेन मोटिव होगा सल्फाइड को भी और कार्बोनेट फॉर्म को भी मैं कौन सी फॉर्म में लेकर आऊं? ऑक्साइड फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए क्या होता है? इजी। सो सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो ध्यान से सुनना, पहले मुझे क्या करना है? सल्फाइड को भी ऑक्साइड फॉर्म में लेके जाना है और कार्बोनेट को भी ऑक्साइड फॉर्म में लेके जाना है। तो जब सल्फाइड को जब मैं ऑक्साइड फॉर्म में लेकर जाऊंगा तो तब मैं यूज करता हूं रोस्टिंग, और अगर मैं कार्बोनेट फॉर्म को ऑक्साइड फॉर्म में लेकर जाऊंगा तब मैं यूज करता हूं कैल्सिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है? दोनों में एक चीज सिमिलर है कि दोनों में हम ऑक्साइड फॉर्म में जा रहे हैं, दूसरा दोनों में मुझे हीट करना है। पर डिसिमिलरिटी क्या है? डिसिमिलरिटी ये है, जब मैं रोस्टिंग करूंगा तो वो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर या ऑक्सीजन से। क्योंकि सल्फाइड में आपको कहीं पर भी ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही है, और जाना कहाँ मुझे? ZNO में। तो ZNS से ZNO में जाऊंगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये करता हूं कैल्सिनेशन, इनके कार्बोनेट को ऑक्साइड के फॉर्म में लेकर जाऊंगा तो यहां पर मुझे हीट करता हूं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। सो मेटल यानी कि मेटल सल्फाइड और तो उसको स्ट्रांगली हीटिंग करता हूं इन द एक्सेस ऑफ द एयर तो मेटल ऑक्साइड में चला जाएगा। और जो ये सल्फर है ये कहां जाएगा? ये सल्फर उड़ जाएगा SO2 की फॉर्म में। सो जैसे ZnS प्लस 3O2 तो क्या कर किस में चेंज जाएगा? ZNO प्लस SO2। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सल्फर कहाँ गया? तो सल्फर कहाँ गया? SO2 की फॉर्म में गैस बन के उड़ गया। सो कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर। सो मेटल कार्बोनेट और प्लस में स्ट्रांगली हीटिंग करता हूं, उसको भी हीटिंग लिमिटेड और नो एयर, मेटल ऑक्साइड में चला जाएगा। अब इसमें जो कार्बन वो किसी फॉर्म में उड़ के चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। जैसे यहां पर जिंक कार्बोनेट प्लस हीट इट विल कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर याद रखना है एक वर्ड है हमारा कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में और दूसरा वर्ड है हमारा रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन देखो सी फॉर कार्बोनेट यानी कि किसके अप्लाई होगा? जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया हमारा या फिर FeCO3। ठीक है, रोस्टिंग में S आ रहा है तो किसके लिए यूज हो गई है? सल्फाइड और के लिए। कैल्सिनेशन में L आता है, L मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और यहां लिमिटेड है तो यहां क्या होगा? एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट है। कैल्सिनेशन होगा कार्बोनेट और के लिए, कैल्सिनेशन में L आता है, दैट मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से। S फॉर सल्फाइड, तो रोस्टिंग यूज करेंगे सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदलने के लिए, किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। सो मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट हमारा क्या होगा? अब हमारी मेटल जो भी और है वो हमारी ऑक्साइड की फॉर्म में चलेगी। अब ऑक्साइड से मुझे मेटल लेकर आनी है तो मैं क्या करूंगा? मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय यूजिंग ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ए कोक या फिर कार्बन। तो जैसे जिंक ऑक्साइड है तो उसको कार्बन के प्रेजेंस में हीट करूंगा मैं स्ट्रांगली, तो क्या हो जाएगा? कार्बन है इस ऑक्सीजन को निकाल लेगा तो किस में चला जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हमारा
मेटल मिल जाएगी, ये चाहिए था। अब यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, देखो जेडेनो के साथ इधर ऑक्सीजन है पर इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा था क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर जेडेनो का तो रिडक्शन हुआ है। अब रिडक्शन में किसने हेल्प किया, कार्बन ने, तो कार्बन इधर रिड्यूसिंग एजेंट है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो कार्बन इधर अकेला बैठा बेचारा, इधर किसके साथ बैठा, मजे में ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया आपने जिंक में, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। नाउ तीसरी हमारी मेटल आती है हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। A highly reactive metal such as the sodium, calcium, aluminium can reduce the metal of low reactivity। यानी कि ये वाली मेटल आप रिड्यूस कर सकती हैं, किसको, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज लेस रिएक्टिव मेटल होती है एल्यूमिनियम से, सो मैग्नीज ऑक्साइड में को मैग्नीज में रिड्यूस करने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं हम, एल्यूमिनियम की। सो मैग्नीज MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस बाय द एल्यूमिनियम टू Mn, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होते हैं, इनमें से हीट रिएक्शन होती हैं। सो दिस इट इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। Now these displacement reactions are highly reactive and amount of heat evolved is so large that metal produces molten state। बहुत बड़ी बात है ये, क्या कि इसमें से हीट जो निकलती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो मेटल निकली है वो कौन सी स्टेट में ऑब्टेन होती है, में मोल्टन स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेरिक ऑक्साइड दैट इज द आयरन 3 ऑक्साइड हीट करता हूँ एल्यूमिनियम के साथ, तो Fe2O3 इन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe, इट इज ऑब्टेन इन लिक्विड स्टेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं आप थर्माइट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई ने बहुत बार पूछी है, व्हाट इज द थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम is known as thermite reaction. In such reaction, iron is obtained in liquid form, and this liquid iron, or molten iron, can be used to join railway carriage. So such reaction is known as thermite reactions. And last is the extracting the metal toward the top of reactivity series. अब जो reactivity series के टॉप में रहती हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया हमारा, या फिर मैग्नीशियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। इन मेटल के ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इन मेटल के ऑक्साइड, दीज मेटल हैव वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मान लो आप सोच रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम में रिड्यूस कर दूं मैं, और किसके साथ है, कार्बन का, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि खुद कैल्शियम हैज ए वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, सो कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि CaO को वो कैल्शियम में रिड्यूस कर दे। So metal lie upon the high reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. These metal have the more affinity for oxygen than the carbon. So these metal are obtained by the electrolytic reduction. एक नंबर में इतनी बार पूछा हुआ है, 2 नंबर में इतनी बार पूछा हुआ, 3 नंबर में इतनी बार पूछा। 1 नंबर में क्या पूछता है कि मेटल लेइंग एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ विल यू ऑब्टेन देम। तो आंसर 1 नंबर में बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। 2 नंबर में क्या पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा कैसे क्या प्रोसीजर है। 3 नंबर में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। फिर वही बात हमने फर्स्ट यूनिट में किया था। क्या करते हो आप एक बीकर लो, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डालो, ठीक है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ो, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ो, ठीक है। तो जिसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो तो क्या कहलाती है, आपकी एनोड कहलाती है। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो क्या कहलाती है, आपकी कैथोड कहलाती है। और मोल्टन स्टेट में ले लो, जैसे मोल्टन NaCl ले लिया, जैसे ही मैं से इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ, सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव की फॉर्म में, तो वो तो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्लोरीन बीइंग नेगेटिव आयन वो कहाँ जाएगा, आपका एनोड की तरफ। तो कैथोड पर क्या होता है आपका, कैथोड पर तो सोडियम जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका क्या हो जाता है, वो सोडियम मेटल। तो सोडियम इज ऑब्टेन एट द कैथोड, एंड एनोड पे, सिंस एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो उसकी तरफ कौन दौड़ेगा, नेगेटिव वाला, तो वहां पर कौन ऑब्टेन होता है, क्लोरीन। सो मुझे मेटल चाहिए थी, मेटल मिल गई। सिमिलरली एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। और लास्ट हमारा, अब हम कहाँ पर आ गए हैं, सबसे पहले ओर से चले थे। ओर का क्या किया मैंने, कैल्सिनेस और की मैंने इनरिचमेंट की। इनरिचमेंट से मुझे क्या मिली, मुझे एक साफ सुथरी और मिली।
उपसात सूत्री और को क्या किया मैंने, सल्फाइड को ऑक्साइड में लेकर गया, कैसे, रोस्टिंग से। मैं ऑक्साइड से किस में चला, मैं कार्बोनेट से फिर से ऑक्साइड में लेके गया विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन। फिर लास्ट में एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके मैंने मेटल को ऑब्टेन किया। अब मेटल जो ऑब्टेन हुई है प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसको मुझे रिफाइनिंग करना होता है। रिफाइनिंग का मतलब है प्योरीफाइंग द मेटल। So metal produced by the various reduction process as described above, they are not in pure states and they contain the impurity which must be removed to obtain the pure metal. तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक, जहां जहां दुनिया में इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड दिखे आपको, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करके कोई केमिकल प्रोसेस करवाना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, मुझे जो मेटल आपकी प्योरीफाई करनी है उसको मैं क्या कर लूंगा, एक इलेक्ट्रोड मान लूंगा और उसको मैं डीप कर दूंगा उसी जैसे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, और एक प्योर मेटल की स्ट्रिप ले लूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं मैं, मैनी मेटल कौन कौन करता है, मैनी मेटल से ज्यादा कॉपर, जिंक, टिन, इस मेथड से कौन से निकाले जा सकते हैं, निकल, सिल्वर, गोल्ड कैन बी ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइटिकली। मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है, इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ द एनोड, यानी कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है वो कहलाती है एनोड, और वो लेनी हमें इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल जिसको प्योरीफाई करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मुझे क्या करना है, कॉपर को कॉपर को प्योरीफाई करना है, तो मैं किसका सॉल्यूशन लूंगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूंगा, ठीक है। कैथोड क्या होती है, कैथोड इज यूज एज द प्योर मेटल, यानी कि पतली सी मैं थिन लेयर ले लूँ, थिन लेयर की मेटल ले लूंगा, स्ट्रिप ले लूंगा, वो किसकी होती है, आपकी प्योर मेटल। याद रहे, इम्प्योर मेटल रहेगी मेरी एनोड और प्योर मेटल रहेगी मेरी कैथोड, और जो आपका एसिडिक जो सॉल्यूशन होगा उसी मेटल का होगा जिसको प्योरीफाई करना है। मान लो मुझे प्योरीफाई करना होता सिल्वर का, तो मैं सिल्वर सल्फेट सोल्यूशन लेता, निकल का करना होता निकल सल्फेट सोल्यूशन लेता। सिंस कॉपर की कर रहा हूं तो मैंने सोल्यूशन कैसे लिया, कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट बी यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा ही लेना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूं, होता क्या है, इम्प्योर मेटल एनोड से टूट कर डिजोल्व हो जाएगी सोल्यूशन में, और धीरे धीरे सोल्यूशन से कहां पर डिपॉजिट होती जाएगी, आपका कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। यानी कि एनोड से कुछ मेटल, मान लो एनोड से 10 ग्राम मेटल यहाँ पे डिजोल्व होगी, उतने ही अमाउंट की 10 ग्राम मेटल किस पर डिपॉजिट हो जाएगी, प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी आपकी कैथोड पर, और इंप्योरिटी क्या रह जाएंगी सोल्यूशन में। और इंप्योरिटी यहां पर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं एनोड मड। So on passing the electric current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte, यानी कि एनोड से कहाँ हो जाएगी आपकी जो आपकी इम्प्योर मेटल प्योर मेटल है यहाँ पर सोल्यूशन में चली जाएगी। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट ऑन द कैथोड। तो सोल्युबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर द इनसोल्युबल इम्प्योरिटी क्या रह जाएंगी, सेटल डाउन, और उनको बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड को हल्के में मत लेना, इतनी बार पूछा व्हाट इज द एनोड मड। एनोड मड क्या है, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करता हूं तो जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो एनोड के नीचे इनसोल्युबल फॉर्म में पड़ी रहती है, उनको बोलते हैं इनसोल्युबल इम्प्योरिटी को कहलाती है हमारी एनोड मड। सो एनोड मड आर द इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज विच आर लेइंग कहाँ पर, एनोड के नीचे। ये किसकी होती हैं, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक है। सो थैंक यू।